जावेद साहब ने गांव वाली जमीन बेचकर बेटे की शादी की, लेकिन 2 दिन बाद ही बेटे बहू ने बुजुर्ग वालिदैन का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा कि अब आपकी यहाँ कोई जगह नहीं है। बुजुर्ग वालिदैन बैग उठाए सड़क किनारे पर बैठ गए और अपनी किस्मत पर यकीन करने की कोशिश करने लगे। तभी एक बड़ी गाड़ी से एक नौजवान पुलिस ऑफिसर नीचे उतरी और उनके कदमों में बैठ गई। जब उन्होंने उस लड़की का चेहरा देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया, क्योंकि वो लड़की तो 20 साल से जावेद साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी में गुजार दी थी। उनके पास दौलत नहीं थी, मगर इज्जत बहुत थी। गाँव में उनका नाम बड़े इज्जत और एहतराम से लिया जाता था। उनके पास आबाई ज़मीन के अलावा कुछ खास नहीं था, मगर वही ज़मीन उनकी पहचान थी। उनके बाप दादा ने अपनी ज़मीन पर पसीना बहाया था, इसी ज़मीन ने उनके बच्चों को पाला था। जावेद साहब अक्सर शाम के वक्त खेतों में बैठकर कहते थे कि इंसान अगर सब कुछ खो दे तो फिर भी मेहनत करके वो दोबारा कमा सकता है, लेकिन आबाई ज़मीन एक बार हाथ से निकल जाए तो वापस नहीं आती। उनकी बीवी सकीना बेगम भी हर बार यही कहती थी कि हमें इस ज़मीन को आखिरी वक्त तक संभाल कर रखना है, क्योंकि यही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। जावेद साहब का बेटा शहर में नौकरी करता था। उसने कई बार वाले से कहा, अब गाँव की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, लोग शहर में घर बनाते हैं, कारोबार करते हैं, आप भी ज़मीन बेचकर मेरी शादी कर दे ताकि लोग कहे कि जावेद साहब ने अपने बेटे की शादी बड़ी शान से की है। शुरू में जावेद साहब हर बार इनकार कर देते, मगर फिर रिश्ता ऐसा आया कि पूरा ख़ानदान खुश हो गया। लड़की एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके वालिद साहब ने कह दिया कि शादी इज़्ज़त के मुताबिक होनी चाहिए, बारात अच्छी होनी चाहिए, जहेज़ की ज़रूरत नहीं, मगर तकरीब बड़ी होनी चाहिए। ये सुनकर फराज ने अपने वालिद पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वो रोज़ यही कहता, अब्बा आपने मेरी शादी सादगी से की तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे दफ्तर वाले कहेंगे कि गांव का लड़का है, कुछ नहीं कर सका। सकीना बेगम ने भी शोहर को समझाया कि हमारी एक ही औलाद है, अगर इसकी खुशी के लिए ज़मीन बेचनी पड़ जाए तो बेच देते हैं, आखिर ये सब किसी का तो हक है। जावेद साहब कई रातें सो न सके। वो बार बार ज़मीन के कागजात देखते और खामोश हो जाते। आखिर एक दिन उन्होंने भारी दिल के साथ दस्तखत कर दिए और वह ज़मीन, जो कि नस्लों की निशानी थी, किसी और की हुई। ज़मीन के पैसे मिलते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शहर के बड़े मैरिज हॉल की बुकिंग हुई, महंगे कपड़े खरीदे गए, बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया गया। दूर दूर से मेहमान आए। हर कोई कह रहा था कि जावेद साहब ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने अपने बेटे की शादी किसी रईस की तरह की है। ये बातें सुनकर जावेद साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, मगर दिल के किसी कोने में दर्द भी था, क्योंकि वो जानते थे इस खुशी की कीमत उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई देकर अदा की है। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। दुल्हन नाइला बहुत खूबसूरत थी, तालीम याफ्ता भी थी, लेकिन उसकी आंखों में गुरूर साफ नजर आता था। शादी के पहले ही दिन उसने घर को गौर से देखा और आहिस्ता से अपने शोहर से कहा कि ये घर बहुत छोटा है, मेरे रहने के काबिल नहीं। फराज ने हंसकर कहा, चंद माह में हम नया घर बना लेंगे, अभी तो यही है। नाइला ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके चेहरे पर साफ जाहिर था कि वो इस माहौल से खुश नहीं। 2 दिन तक घर में मेहमान आते रहे, सब खुशियां मनाते रहे। सकीना बेगम अपनी बहू का हर तरह ख्याल रखती थी, उनके लिए अलग अलग खाने बनाती, उनके कपड़े संभालती, मगर नाइला कभी शुक्रिया अदा न करती। जावेद साहब ये सब देखते और खामोश हो जाते। वो सोचते नई लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगी। तीसरे दिन सुबह जावेद साहब हस्बे मामूल फजर की नमाज पढ़कर घर आए तो देखा कि घर के सहन में उनके कपड़े और बिस्तर पड़े हुए थे। उन्हें पहले तो लगा शायद सफाई हो रही है, मगर फिर उन्होंने देखा कि सकीना बेगम का सामान भी बाहर रखा जा रहा है। वो हैरान रह गए। उन्होंने अंदर जाकर फराज से पूछा, बेटा ये सब क्या हो रहा है? फराज ने नज़रें चुरा ली और कुछ न बोला। तभी नाइला आगे बढ़ी और सख्त लहजे में बोली, अब ये घर हमारा है, आप दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, आप लोग किसी और जगह चले जाएं। ये सुनकर सकीना बेगम के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटी ये कैसी बात कर रही हो, ये घर तो हमारे नाम से है। नाइला ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया, घर चाहे जिसके नाम हो, अब यहाँ फैसले हम करेंगे और हमें आज़ादी चाहिए, हर वक्त बुजुर्गों की खिदमत नहीं कर सकते। जावेद साहब ने अपने बेटे की तरफ देखा। उन्हें यकीन था कि फराज फ़ौरन अपनी बीवी को डांटेगा, मगर फराज खामोश खड़ा रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, अब्बा बुरा मत माने, मगर यही बेहतर है, आप लोग गांव में किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं। ये अल्फाज जावेद साहब के दिल पर किसी तेज खंजर की तरह लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से
अपना बैग उठाया। सकीना बेगम की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो बार बार अपने बेटे को देखती रही, शायद वो आखिरी लम्हे पर उन्हें रोक ले, मगर ऐसा कुछ न हुआ। नाइला ने दरवाज़ा बंद किया और दोनों मियाँ बीवी सड़क पर खड़े हो गए। चंद लम्हे तक वो खामोश एक दूसरे को देखते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सड़क किनारे एक दरख्त के नीचे जा बैठे। जावेद साहब ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। सकीना बेगम ने रोते हुए कहा, हमने अपनी सारी जिंदगी की कमाई इस बेटे पर लगा दी और आज उसने हमें घर से ही निकाल दिया। जावेद साहब की आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, शायद यही हमारी किस्मत थी। अल्लाह ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा। इस वक्त दूर से एक चमकती हुई लग्जरी गाड़ी आकर उनके सामने रुकी। गाड़ी के दरवाजे खुले तो पुलिस की वर्दी में एक नौजवान खातून आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली। उसके साथ वो 2 कांस्टेबल भी थे, मगर उसने उन्हें वहीं पर रुकने का कहा। वो तेजी से जावेद साहब और सकीना बेगम की तरफ बढ़ी और अचानक उन दोनों के कदमों में बैठ गई। जावेद साहब और सकीना बेगम हैरत से उस नौजवान अफसर को देखने लगे। जब उसने सर उठाया और आंखों में आंसू लिए कहा, बाबा अम्मा, मुझे पहचाना, तो दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी सांसें जैसे रुक गई, क्योंकि उनके सामने बैठी वो लड़की कोई अजनबी नहीं थी, बल्कि वही चेहरा था जो 20 साल पहले हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी से गायब हो गया था। वो जिसे कभी दोबारा देखने की उम्मीद भी छोड़ चुके थे। जावेद साहब और सकीना बेगम एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके होंठ कांप रहे थे, आंखें हैरत से फैल चुकी थी। जावेद साहब ने लरजती हुई आवाज़ में कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी बेटी तो 20 साल पहले हमसे बिछड़ गई थी। तुम कौन हो? नौजवान पुलिस अफसर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसने दोनों के हाथ अपने हाथों में लिए और आहिस्ता से बोली, बाबा, मैं आपकी आयशा हूँ, आपकी वही बेटी जिस आपसे बरसों पहले बिछड़ गई थी मगर कभी न मिली। ये सुनते ही सकीना बेगम जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने फौरन लड़की को सीने से लगा दिया। वो उसके चेहरे को बार बार अपने हाथों से छूती और कहती, मेरी बच्ची, मेरी आयशा, मेरी जान, तू जिंदा है। जावेद साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए और रुकने का नाम भी ना ले रहे थे। वो कई लम्हों तक बोल ही ना सके। फिर उन्होंने बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम वाकई में हमारी आयशा हो तो हमें बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया। आयशा ने गहरा सांस लिया और सड़क किनारे ही ज़मीन पर बैठ गई। उसने कहा, बाबा, मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। मैं सिर्फ 7 साल की थी। गांव के मेले में आप दोनों के साथ गई थी। मैं गुब्बारे लेने के लिए आगे बढ़ी तो एक औरत मेरे पास आई। उसने कहा, तुम्हारे अब्बू ने मुझे भेजा है, आओ मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। मैं उसके साथ चल पड़ी, मगर वो मुझे मेले से दूर ले गई। फिर मुझे एक गाड़ी में बिठा दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं एक दूसरे शहर में थी। जावेद साहब ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और बेख्तियार रोने लगे। वो बोले, हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी, पूरा जिला छान मारा था। कई साल तक हर आने जाने वाले से तुम्हारा पूछते रहे, मगर कोई खबर न मिली। लोग कहते थे शायद बच्ची जिंदा नहीं रही। तब हमने किस्मत मानकर खामोशी इख्तियार कर ली। आयशा ने कहा, मुझे जिन लोगों ने अगवा किया था वो बच्चों को मुख्तलिफ शहरों में भेजते थे, मगर अल्लाह ने मुझ पर रहम किया। चंद दिन बाद पुलिस ने उन लोगों पर छापा मारा। मुझे और कई बच्चों को वहाँ से बाजियाब कर लिया गया। मैं बहुत सी छोटी थी, मुझे अपना पूरा पता याद नहीं था। सिर्फ इतना बता सकती थी कि मेरे बाबा का नाम जावेद है और हमारे घर के सामने बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था। पुलिस ने बहुत कोशिश की, मगर मुझे मेरे घर वालों तक ना पहुंचा सकी। फिर मुझे एक सरकारी यतीम खाने में भेज दिया गया। उसने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, वहाँ मेरी मुलाकात एक निहायत अच्छे इंसान से हुई। वो उस वक्त ज़िला के पुलिस अफसर थे। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने मुझे गोद ले लिया। उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी हकीकी बेटी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूल में दाखिल कराया और हमेशा यही कहा कि अगर तुम मजबूत बनना चाहती हो तो पुलिस अफसर बनो, ताकि किसी और की बच्ची के साथ वो न हो जो तुम्हारे साथ हुआ था। इसलिए मैंने दिन रात मेहनत की और आज मैं इस ज़िला में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ। सकीना बेगम ने अपनी बेटी का माथा चूमा और कहा, अल्लाह इस इंसान को जन्नत दे जिसने हमारी बच्ची को संभाला। आयशा ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जावेद साहब ने हैरत से बोले, फिर आज तुम कैसे पहचान गई? आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज सुबह एक सरकारी काम से इस इलाके में आई थी। मेरी गाड़ी यहाँ से गुजरी तो मैंने आप दोनों को देखा। पहले तो यकीन नहीं आया,
मगर जब मैंने आपका चेहरा गौर से देखा तो वही तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ गई। मैंने फौरन गाड़ी रुकवाई और भागती हुई आपके पास आ गई। ये सुनकर सकीना बेगम ने बेटी को दोबारा गले लगा लिया। तीनों एक दूसरे से लिपटकर रोते रहे। आसपास खड़े लोग भी ये मंजर देखकर आबदीदा हो गए थे। कुछ देर बाद आयशा ने अपने आंसू साफ किए और पूछा, बाबा आप दोनों इस हाल में सड़क किनारे क्यों बैठे हैं? आपका सामान यहाँ क्यों रखा है? जावेद साहब ने पहले तो खामोशी अख्तियार की मगर फिर सारी हकीकत बयान कर दी। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने बेटे की खुशी के लिए आबाई ज़मीन बेचकर किस तरह धूमधाम से शादी की और किस तरह सिर्फ 2 दिन बाद ही बेटे और बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया। आयशा खामोशी से ये सब सुनती रही मगर जैसे जैसे हकीकत सामने आती गई उसके चेहरे के तासुरात बदलते गए और उसकी आंखों में नमी की जगह सख्ती आ गई। उसने दांत भींच लिए और कहा, बाबा आपने मुझे खो दिया था फिर भी मेरे लिए दुआएं करते रहे और जिस बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान किया उसी ने आपको घर से निकाल दिया। जावेद साहब ने फौरन बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं बेटी, वो हमारा बेटा है, उसके खिलाफ कोई सख्त कदम मत उठाना, शायद एक दिन से अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आयशा ने एहतराम से सर झुकाकर कहा, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ इसलिए आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन मैं एक पुलिस अफसर भी हूँ और किसी बुजुर्ग के साथ जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। कानून सिर्फ अजनबियों के लिए नहीं है, उन्हें भी अगर जुल्म करें तो उन्हें भी जवाब देना पड़ता है। उसने फौरन अपने मातहत अफसर को बुलाया और कहा, इस घर की मुकम्मल तफसील मालूम करो जिससे इन बुजुर्गों को निकाला गया है। तमाम कानूनी दस्तावेजात भी चेक करो और किसी के साथ बदतमीजी किए बगैर मुझे पूरी रिपोर्ट दो। कांस्टेबल फौरन रवाना हो गए। आयशा ने अपने वालिदैन को गाड़ी में बिठाया और कहा, अब आप दोनों मेरे साथ चलें। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कभी सड़क पर नहीं बैठना पड़ेगा। जावेद साहब ने गाड़ी में बैठने से पहले एक बार अपने पुराने घर की तरफ देखा। उनकी आंखों में दुख भी था और उम्मीद भी, क्योंकि 20 साल बाद खोई हुई बेटी इन्हें वापस मिल गई थी। जावेद साहब और सकीना बेगम आयशा के सरकारी घर पहुंचे तो वहां मौजूद तमाम मुलाजमीन ने उनका बड़े एहतराम से इस्तकबाल किया। आयशा ने सबसे पहले अपनी वालदा के लिए खाना मंगवाया क्योंकि वो सुबह से भूखी थी। फिर उसने अपने वालिद के लिए डॉक्टर को बुलाया। उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका था। डॉक्टर ने मुआयना करके कहा कि इन्हें शदीद जहनी सदमा पहुंचा है, इन्हें सुकून की ज़रूरत है। आयशा खामोशी से अपने वालिद के पास बैठी रही और उनके दिल में बरसों बाद वालिदैन के मिलने की खुशी भी थी और उन पर होने वाले जुर्म का दुख भी। इसी दौरान वो कांस्टेबल वापस आ गए जिन्हें आयशा ने तफ्तीश के लिए भेजा था। उनके हाथ में तमाम कागजात थे। उन्होंने बताया कि जिस घर से जावेद साहब को निकाला गया है वो अब भी कानूनी तौर पर जावेद साहब के ही नाम है। ना उन्होंने वो घर अपने नाम किया था। फराज और उसकी बीवी सिर्फ इसलिए खुद को मालिक समझ रहे थे क्योंकि जावेद साहब ने कभी उन्हें रोका नहीं था। यह सुनकर आयशा ने फौरन फैसला किया कि अब खामोश रहना जुल्म को बढ़ाना होगा, मगर उसने पहले अपने वाले से इजाज़त मांगी। जावेद साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, मैं अपने बेटे को जेल में नहीं देखना चाहता, लेकिन उसे अपनी अकल का एहसास ज़रूर होना चाहिए। आयशा ने सर हिलाया और कहा, बाबा मैं भी यही चाहती हूँ। कुछ देर बाद पुलिस की 2 गाड़ियाँ फराज के घर के सामने रुकी। पूरे मोहल्ले के लोग हैरान होकर बाहर निकल आए। फराज और नाइला भी घबराकर बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि आयशा पुलिस की वर्दी में उनके सामने खड़ी है। उसके साथ जावेद साहब और सकीना बेगम भी मौजूद थे। नाइला ने फौरन मसनूई मुस्कुराहट बनाते हुए कहा, आप लोग वापस आ गए, हम तो आपको लेने आने ही वाले थे। आयशा ने सख्त लहजे में कहा, झूठ बोलने से पहले एक बार अपने ज़मीर से ज़रूर पूछ लिया करो। तुमने 2 बूढ़े वालिदैन को उनके घर से निकाल कर सड़क पर बैठने पर मजबूर किया और अब ड्रामा कर रही हो। फराज ने गुस्से में कहा, यह हमारा घरेलू मामला है, पुलिस को इससे क्या मतलब। आयशा ने जवाब दिया, जब किसी बुजुर्ग के साथ जुल्म होता है तो वह सिर्फ घरेलू मामला नहीं रहता। फिर उसने जावेद साहब के नाम के असल कागजात फराज के सामने रख दिए और बोली, ये घर आज भी मेरे वालिद की मलकियत है, तुम्हें इन्हें निकालने की कोई हक नहीं था। फराज के चेहरे का रंग उड़ गया, वो खामोश हो गया। नाइला ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, हमने तो सिर्फ अलग रहने की बात की थी। मोहल्ले के कई लोग आगे आ गए। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटी, हमने अपनी आंखों से देखा था, ये दोनों उनका सामान सड़क पर फेंक रहे थे और बहुत ही बेइज्जती कर रहे थे। दूसरे पड़ोसी ने भी यही बात दोहराई। अब फराज नाइला के पास कोई जवाब नहीं था। आयशा ने अपने मातहत अहलकारों से कहा, किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहती हूँ,
یہ دونوں اپنے کیے کی سزا اپنے ضمیر سے پائیں۔ پھر اس نے فراز کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ نے تمہاری شادی کے لیے کیا قربانی دی تھی؟ انہوں نے اپنی آبائی زمین بیچ دی جو ان کے باپ دادا کی نشانی تھی۔ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، سب کچھ تمہارے لیے قربان کر دیا اور تم نے 2 دن میں ہی یہ صلہ دیا۔ فراز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار اپنے والد کی طرف دیکھا مگر جاوید صاحب نے نظریں جھکا لی۔ یہ خاموشی کسی بھی ڈانٹ سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس وقت عائشہ نے اپنی زندگی کی حقیقت بھی سب کے سامنے بیان کی۔ اس نے کہا، اگر میں آج زندہ ہوں تو صرف اللہ کے حکم سے۔ میں برسوں اپنے والدین سے دور رہی اور ہر رات ان کے لیے روتی رہی۔ تم خوش قسمت تھے کہ تمہیں ایسے والدین ہیں جو اپنی ہر خوشی تم پر قربان کرتے رہے، مگر تم نے ان کی قدر نہ کی۔ فراز بہن کو دیکھ کر خوش ہوا مگر پچھتاوا اسے گھیر رہا تھا کہ بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو نکالا۔ ان سے معافی مانگنے گیا مگر ان لوگوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دن بعد عائشہ نے اپنے والدین کے لیے شہر میں ایک خوبصورت سا گھر خرید لیا۔ اس نے کہا، یہ گھر میری پہلی تنخواہ سے شروع ہونے والی خواب کی تکمیل ہے۔ اب آپ دونوں سکون سے زندگی گزاریں گے۔ سکینہ بیگم نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور کہا، اللہ نے 20 سال بعد ہمیں ہماری بیٹی واپس دے کر ہمارے سارے زخم بھر دیے۔ وقت گزرتا گیا۔ فراز ہر ہفتے اپنے والدین سے ملنے آتا، ان کی خدمت کرتا، ان کے لیے دعائیں لاتا، مگر جاوید صاحب نے اسے یہی سکھایا کہ اولاد کا فرض صرف مالی مدد کرنا نہیں بلکہ والدین کی عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور کہانی کو لائک اور چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔